अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद उमान आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्कैटर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो पिछले लेक्चर में हमने कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कि कोरिलेशन क्या होता है, और हमने इसकी टाइप भी पढ़ी थी जिनमें पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस लेक्चर को पहले सुन लें ताकि आपको ये लेक्चर नंबर 2 समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम कोरिलेशन को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमारे पास क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, इनमें से कोई जो रिलेशन तो है, इनमें कोई ना कोई रिलेशन तो है। अब इन रिलेशनशिप को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन दो वेरिएबल्स के दरमियान। अब इन रिलेशनशिप को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं द ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो हमारा मेथड होता है वो हमारा न्यूमेरिकल मेथड होता है। यानी कोरिलेशन को निकालने के लिए हम इन दो मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राफिकल मेथड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्कैटर डायग्राम को देखेंगे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि हर स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो होती है, इनका अपना एक डायग्रामेटिकल जो होती है वो प्रेजेंटेशन होती है। यानी जैसे अगर आपको याद हो, अगर हमारे पास कोई कॉन्टीन्यूस डाटा हुआ करता था तो उसका हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना के उसका हम हिस्टोग्राम बनाया करते थे। तो इसी तरह अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर हमने रिलेशनशिप को मेजर करना हो, तो इस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए जो स्पेसिफिक एक डायग्राम होती है उसको हम स्कैटर डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, स्कैटर डायग्राम स्पेशली डिज़ाइन टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन पिक्टोरियल फॉर्म। यही जो मैंने आपको बताया कि जो स्कैटर डायग्राम होते हैं ये किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम उसके ज़रिए क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इट इन्वॉल्व्स प्लॉटिंग इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स टिपिकली with one variable on x-axis, horizontal axis, and the other variable on y-axis, I mean vertical axis. The resulting pattern of data points reveals the relationship, if any, between the two variables. देखिए हम इस स्कैटर डायग्राम को किस तरह बनाएंगे। जैसे आपको पता है हमारे पास दो अगर सीरीज़ हैं, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सीरीज़ है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की सीरीज़ है, जिसको हम एक्स या वाई कह सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे ले लिया करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो भी होगा हमारा वो वाई एक्सिस पे ले लिया करेंगे। ठीक है जी। अब जो भी हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पर बनेंगे, जो हम ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई को ज्वाइन करने से, यही रिजल्टिंग पैटर्न जो होगा, जो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा, वो हमारा इन दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को बताएगा, अगर उनमें कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसे लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एक पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक ज़ीरो कोरिलेशंस होता है। तो पॉजिटिव कब होता था कि जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरह की हमारे पास सिचुएशंस आ रही होगी, लीनियर रिलेशनशिप यानी जिसमें हमारे पास इस तरह कुछ पैटर्न आ रहा होगा, तो ये हमारा एक डायरेक्शन को बताएगा, यानी किस डायरेक्शन में हमारा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जैसे इस केस में ये पॉजिटिव है, इसी तरह नेगेटिव भी हो सकता है, और ये इसकी स्ट्रेंथ भी हमें बताएगा कोरिलेशन की, कि कितनी स्ट्रेंथ इसकी है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। राइट जी, ओके। अब पहले भी हम इस पॉजिटिव कोरिलेशंस को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी स्कैटर डायग्राम डिस्कस करेंगे। व्हेन द पॉइंट्स ऑन द स्कैटर प्लॉट ट्रेंड अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपका जो स्कैटर पॉइंट्स हैं, जो आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे स्कैटर प्लॉट के ऊपर, अगर उसका ट्रेंड इस तरह होगा कि वो लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी मोस्ट लेफ़्ट से अपराइट की तरफ जा रहे होंगे, तो इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। राइट, दिस मीन दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें एज एंड हाइट की, राइट, तो देखें एज को मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लिया है और हाइट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है। तो एज को हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं और हाइट को हम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। तो हमें जैसे पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो हाइट, बच्चों की हाइट में भी क्या होता है, वो चेंज आना शुरू हो जाता है। राइट, यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो बच्चों की जो हाइट है वो भी क्या होगी,
बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको ग्राफ पर देखना चाहें इन पॉइंट्स को, तो हमें एक ख़ास किस्म की डायग्राम नज़र आएगी जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को मैं कुछ स्ट्रेट लाइन से लाइक इस तरह ज्वाइन कर दूं, जो पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं, तो हमें एक यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट हैंड बॉटम से राइट हैंड टॉप की तरफ हमारी लाइन मूव कर रही है। तो देखें, लेफ़्ट हैंड बॉटम से राइट हैंड टॉप की तरफ हमारी एक लाइन मूव कर रही है। तो हमें ये बताएगा कि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी दो वेरिएबल्स जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किए हैं, इनका रिलेशनशिप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह की जो स्कैटर डायग्राम हमें नज़र आएगी वो हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होगी, राइट जी। जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी के साथ वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी क्या होती जा रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे ये हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली नेगेटिव कोरिलेशन में इसका रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस डायग्राम को डिस्कस करूँ, तो अब नेगेटिव कोरिलेशन में मैं एक्स एक्सिस पे लेट से मैं एज ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं आई साइट ऑफ अ पर्सन ले रहा हूँ। अब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो आई साइट के पे क्या इफेक्ट होता है, वो कम होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। तो ये एक रिवर्स आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव आ रहा है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, यानी एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती आपको नज़र आ रही है। यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप इनको प्लॉट करें तो हमें इस तरह का एक डायग्राम जो है वो नज़र आएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करूँ, लेट्स से इस पैटर्न को देखते हुए, तो हमारा लेफ़्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम की तरफ हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, जो हमें क्या बता रही है कि जो वेरिएबल हमने ऑब्ज़र्व किए हैं इनका रिलेशनशिप नेगेटिव आ रहा है। यानी ये हमारा नेगेटिव को रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है जी। इसी के बाद हमारे पास एक होता है ज़ीरो कोरिलेशन। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है, हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ज़ीरो कोरिलेशन, ये दो वेरिएबल्स जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो व्हेन द पॉइंट्स आर scattered randomly without any apparent trend, it indicates zero correlation. This means there is no relationship between the two variables. जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर ये मिसाल ले लेते हैं कि मैं एक्स एक्सिस पे कुछ टेम्परेचर ले लेता हूँ और वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो अब मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि टेम्परेचर इन अ गिवन लोकेशन एंड अ डिस्टेंस फ्रॉम लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑफन शो अ ज़ीरो कोरिलेशन। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का जो डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का डिस्टेंस। अब देखें, टेम्परेचर आप जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ हो जाए, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहें, तो इसकी वजह से इस डिस्टेंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट जी, कोई डिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने दो वेरिएबल्स यहाँ डिसाइड किए हैं, एक टेम्परेचर और एक डिस्टेंस, तो ये इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस किस्म के डाटा को जब हम यहाँ पर प्लॉट्स करेंगे आगे, यानी देखें आपको ये डाटा नज़र आ रहा है, जो भी हम प्लॉट्स करेंगे तो इस किस्म की पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिफ़ाइन पैटर्न नहीं है, मतलब इस पे मैं कोई स्केचिंग नहीं कर सकता इस तरह, यानी एक हमारे पास एक खिचड़ी सी बन चुकी है, ठीक है। यानी ये स्कैटर्ड हुआ हुआ पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इफ़ देयर सीम्स टू बी नो पैटर्न एंड द पॉइंट्स लुक स्कैटर्ड देन इट इज़ नो कोरिलेशन। तो देखिए, कोरिलेशन यहाँ कोई नहीं है क्योंकि इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हमने पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। तो तीन टाइप्स इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि आपका जो लाइन है वो आपको इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही होगी। इसी तरह नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशंस की। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन क्या है? द क्लोजनेस ऑफ द पॉइंट्स टू द लाइन ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन। देखिए, अब कोरिलेशन की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? अब जैसे लेट से यहाँ आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है नीचे। मैं अगर इस पहली डायग्राम की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर ये जो हमें बेस्ट फिट लाइन नज़र आ रही है, यानी जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, अगर आप गौर करें, ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस लाइन के बहुत क्लोज हैं,
ठीक है जी, बहुत क्लोज है। तो वो ये कहता है कि जितने पॉइंट्स जो होंगे वो इस लाइन के क्लोज होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो जितने क्लोज होंगे तो हमें ये उस कोरिलेशन की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। अब देखें, जितने ज़्यादा लाइन के क्लोज होंगे उतनी स्ट्रेंथ उसकी बेटर होगी। तो हम ये कह रहे हैं पॉइंट्स क्लोजली क्लस्टर्ड अराउंड अ लाइन इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। उसकी वजह ये है कि पॉइंट इसके बहुत क्लोज आपको नज़र आ रहे हैं। अब लेट्स से अगर मैं सेकंड डायग्राम को देखूं तो आपको नज़र आ रहा होगा इन पॉइंट्स का काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऐसे हैं जिनका इस लाइन से डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी कोरिलेशन वीक होगी, राइट जी। तो दो किस्म का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट्स आपकी लाइन के बहुत क्लोज होंगे तो हमारी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगी। जितने पॉइंट्स जो होंगे वो लाइन से दूर होते जाएंगे उतनी उसकी कोरिलेशन क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, राइट जी। अब जैसे लेट्स से अगर मैं इसको देखूं, इस डायग्राम को, तो ये मेरे पास एक नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल नज़र आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन के ज़रिए भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये लाइन हमारी लेफ़्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम की तरफ जा रही है। अब इसका मतलब है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। मगर अगर इसकी मुझे स्ट्रेंथ को देखना है तो आप इन पॉइंट्स को ज़रा चेक करें। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये इस लाइन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट जी। द पॉइंट्स आर क्लोजली क्लस्टर्ड अराउंड अ डाउनवर्ड स्लोप लाइन, ठीक है जी। ज़्यादा क्लोज हैं तो हम इसको कहेंगे ये नेगेटिव कोरिलेशन तो है, मगर अगर हम स्ट्रेंथ में देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये आपको बता रहा है कि ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि कोरिलेशन तो है और नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड टॉप से यानी लेफ़्ट हैंड आपके पास से ये राइट हैंड बॉटम की तरफ जा रहा है और पॉइंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव कोरिलेशन तो है मगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा, राइट जी। ओके जी। अब एक बात जो आपने याद रखनी है, इन शॉर्ट द स्कैटर डायग्राम टेल्स अस टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स। हमें स्कैटर डायग्राम दो बड़ी अहम बातें बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन एंड नेचर ऑफ रिलेशन। यानी स्कैटर डायग्राम आपको बताता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसकी नेचर क्या होगी, आया वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो कोरिलेशन होगा, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो एग्जिस्टेंस बताता है और एक वो नेचर बताता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है, इट डज़ नॉट टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशन। देखें, स्कैटर डायग्राम हमें आइडिया देता है कि रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो कोरिलेशन होगा, मगर ये आपको इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है जी। कि नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, ये इसका एक ड्रॉबैक है। लेकिन आप इसके स्केच को देखकर बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो के रिलेशन है, मगर ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके जी। अब लेट्स से यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि विच स्कैटर प्लॉट्स बिलो शोज अ लीनियर ट्रेंड। अगर आप गौर से देखें कि ABCDEF हमारे पास ऑप्शन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा ऐसा स्कैटर प्लॉट्स है तो लीनियर ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखें एक C वाला है। कैसे C वाला है, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो देखिए ये इन ज़रूरी नहीं है कि ये इन पॉइंट्स को पास करता हुआ गुजरे, मगर इसका जो बिहेवियर है वो इसी तरह का है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भी आपको एक E पॉइंट नज़र आ रहा है, ये देखें। तो ये लाइन जो पास हो रही है, आप ये बात गौर कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को गुजारें, इनके इर्द गिर्द भी एक पैटर्न देखते हुए मैंने यहाँ पे लाइन को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया, राइट जी। और एक ये पैटर्न भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जैसे डॉटेड बने हुए थे, लेकिन अगर मैं पैटर्न को देखूं तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गुजर रही है। तो ये आपको कुछ स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन की ट्रेंड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव है, और ये कांस्टेंट कोरिलेशन है। कांस्टेंट का मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है। और आपको याद रखना है जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो वो आपके पास कांस्टेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो डील करेंगे। अभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है कि लेट्स एनालाइज द डाटा प्रोवाइडेड फॉर द सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स
ये जो SUVs लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ठीक है जी। इन US ओवर द ईयर 1991 टू 1999, तो ये एक स्पोर्ट्स व्हीकल्स की है, वहाँ पर ये 1991 से 1999 तक ईयर्स तक इसकी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी सेल्स लेट से हमारे पास ये मौजूद हैं कि 1991 में 0.9 मिलियंस थी, 192 में 1.1। अगर आप इसकी सेल्स को गौर करें, इसकी ट्रेंड को देखें, तो हम कह सकते हैं द सेल्स ऑफ SUVs इन US कंसिस्ट इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम 1991 टू 1999, यानी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज हो रहे हैं इनकी सेल्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल ड्रॉ दिस ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे हम ईयर्स को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम इस अमाउंट मिलियंस को ले लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको बड़ा आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ। 1991 पे हमारे पास जो है वो 0.9 है, तो आप देखें कि ये मैंने 0.9 यहाँ कहीं है। इसी तरह 1992 पर आपके पास 1.1 है, तो 1.1 थोड़ा सा कहीं 1 से ऊपर होगा। और इसी तरह 993 पर आपके पास 1.4 है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर अगर आप गौर करें, स्केल आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 1.5 है, ये 2 है, ये फिर 2.5, 3 और 3.5। ऑल्दो अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ड्रॉ करूं तो आपको एक ये डॉटेड लाइन आपको बता रही हैं इसका बिहेवियर। देखिए ये डॉटेड लाइन आपको बता रही हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये किस तरह का ट्रेंड है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये मेरे पास एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है कि यानी ये बिल्कुल एक लीनियर है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करूं तो इन पॉइंट्स को इस तरीके से बिहेवियर आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है जो हमारी लेफ़्ट हैंड बॉटम से राइट हैंड टॉप की तरफ मूव करती हुई जा रही है, ठीक है जी। तो ये ट्रेंड आपके पास किस तरह का ट्रेंड है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यानी जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज़ हो रहा है इसकी सेल्स भी हमें क्या नज़र आ रही है, इंक्रीज़ होती नज़र आ रही है। और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप देखेंगे कि पॉइंट्स जो हैं, इसके पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी लाइन के करीब है, एक आधे पॉइंट्स के अलावा। तो हम कह सकते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से हम एक और एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पर कुछ स्टूडेंट्स हैं और राइट साइड पर हमारे पास टाइम स्पेंड वॉचिंग टीवी है और टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क है। यानी अगर आप गौर करें तो हम पहले स्टूडेंट्स की अगर बात करें, सैम जो है वो अगर 30 मिनट्स क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है टीवी देखने पर, और 180 मिनट्स वो अपने होमवर्क पे स्पेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, लेट्स से अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो टाइम स्पेंड जो वॉचिंग टीवी पर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मगर जो होमवर्क पे टाइम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एज द टाइम स्पेंड वॉचिंग टीवी इंक्रीजेस द टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क टेंड टू डिक्रीज, राइट। कि आपको नज़र आ रहा है एक पैटर्न था कि वो किस तरीके का बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है कि इंक्रीज़ वन वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर वॉचिंग टीवी को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, एक वेरिएबल मैं एज अ वॉचिंग टीवी लेता हूँ, लेट्स से ये एक्स है मेरे पास और ये वाई है, तो हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट इन डिक्रीज़ इन द अदर वेरिएबल, जो होमवर्क वाला टाइम है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अब लेट्स से मैं इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो देखें आप किसी भी वे पे इनको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने वाई एक्सिस पर ये टाइम्स ले लिए हैं, आप किसी भी पैटर्न में ले सकते हैं, एक्सेस पर डिपेंड करता है। मैंने 30, 60, 90, आप और भी तरीके से ले सकते हैं, 20, 40 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और आप एक्स एक्सिस पर वॉचिंग टीवी को हम पॉइंट्स ले लेते हैं, 30, 60, 90 एट्सेट्रा। अब सेम एज मैं इन पॉइंट्स को भी यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। 30 पे मेरा 180 मिनट्स था, 45 पे मेरा यहाँ पर ये 150 था। इसी तरह इन पैटर्न्स को देखें तो मेरे पास एक नेगेटिव कोरिलेशन मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है कि ये भी अपीयर है। देखिए मैंने लाइन को ड्रॉ किया तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा ट्रेंड यहाँ डिक्रीजिंग है, और क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वॉचिंग टीवी पे बढ़ाते जा रहे हैं, होमवर्क पे टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो आप देखें ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इस लाइन से काफ़ी दूर हैं, तो इसका मतलब है ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, राइट जी। ओके अब ये देखें कि जैसे हमने पीछे अपनी स्लाइड्स में बताया था कि जो हमारा स्कैटर डायग्राम होता है वो हमें सिर्फ रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान, कि वो हमें इसका मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं बताता। तो इसके लिए हमें एक टेक्निक चाहिए जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड कर सके, राइट जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको सबसे पहले जो इजाद किया था वो कार्ल पियर्सन, एक साइंटिस्ट था, उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट्स मेथड, राइट जी। इसने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसको हम स्पीकर्स मैन रैंक कोफिशिएंट मेथड भी हम कहते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड भी है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंस डेविएशंस मेथड भी है। लेकिन क्योंकि हम अपने सिलेबस में ज़्यादा फोकस करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड को कि ये मेथड क्या होता है और इसके ज़रिए हम किस तरीके से वैल्यूज़ निकालेंगे। तो याद रखना है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस होता है ये हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशनशिप तो बताता है, मगर इसके साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ को भी बताएगा। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, जिसका फार्मूला होता है कोवेरियंस x एंड y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर आपको याद होगा हमने पहले भी ये पढ़ा है, सिग्मा x एंड सिग्मा y आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये कोवेरियंस जो आपके न्यूमरेटर में नज़र आ रहा है, इसकी एक स्पेशल वैल्यू है समेशन x माइनस एक्स बार एंड सॉरी यहाँ पर दिस इज़ नॉट x, यहाँ पर आएगा y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n। और ये x बार क्या है? ये बहुत सिंपल है, ये मीन होता है अगर आपको याद हो। यानी x बार का जो हमारा फार्मूला था वो होता है अनग्रुप डाटा हो तो समेशन x ओवर n को रिप्रेजेंट करता है, और y बार आपका क्या होता है, दिस इज समेशन y डिवाइडेड बाय n को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी, ऑल्दो इसको भी हम यूज़ करेंगे। और यहाँ जो हमारा सिग्मा x है, जो हमने डिवाइड में था, इसकी वैल्यू होती है समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा, इसकी वैल्यू होगी y माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर n। ठीक है, एक तो ये फार्मूला है, लेकिन प्रेफरली हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जब भी हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा। तो ये फार्मूला हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ये फार्मूला है स्मॉल r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर n टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये फार्मूला हमारे लिए ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होगा जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एक बात तो आपने याद रखनी है, ये जो R आपको नज़र आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, जो हमने पहले भी कहा था, एक तो मैंने आपको क्या बताया है, ये हमें क्या बताएगा बेसिकली, ये जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो एक तो हमें ये डायरेक्शन बताएगा, मतलब कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। ये दूसरा हमें अमाउंट भी बताएगा, ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। यानी ये हमें अमाउंट भी बताएगा कि कितना कोरिलेशन है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ये सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी है जो हम यहाँ पर सीखेंगे। अच्छा, अब इस फार्मूले को याद करने की एक ट्रिक भी है कि अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ऊपर न्यूमरेटर को अगर आप याद रख लेते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई। देखें, अगर मैं यहाँ पर y को x के साथ रिप्लेस कर दूँ, यानी जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको अगर मैं x से रिप्लेस कर दूँगा तो ये मेरा बनेगा n टाइम समेशन इस y को भी x से रिप्लेस कर दें तो x इंटू एक्स बन जाएगा, यानी ये x का स्क्वायर हो जाएगा। एंड समेशन इस y को भी x से रिप्लेस करें तो ये बनेगा समेशन x इंटू समेशन x, यानी हम कह सकते हैं ये बन जाता है समेशन x का होल स्क्वायर इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। और देखिए यही टर्म आपकी डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है, मगर अंडर रूट साइन के साथ। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपने अंडर रूट यूज़ करना है। सिमिलरली जहाँ मैंने y को x से रिप्लेस किया था, अगर मैं x को y से रिप्लेस करूँगा तो मेरी ये वाली टर्म बन जाएगी। तो अगर आप न्यूमिनेटर को याद रख लेते हैं तो एक ट्रिक के साथ आप इस पूरी वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। राइट जी, ओके। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट की एक रेंज होगी। लाज़िम बात है, जब हम R को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के दरमियान हमेशा रहता है। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और इनके बिटवीन कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसी तरह जो हमारा पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा, उसकी जो रेंज होगी वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही रहा करेगी। तो एक आपने बात याद रखनी है, अगर कोरिलेशन यानी R का आंसर नेगेटिव आएगा, -1 आएगा, तो हम कहेंगे ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका आंसर 1 आएगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट्स से देखिए, मैं अगर ये लाइन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरा -1 है और यहाँ पे मेरा एक +1 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये देखें एक बात, यहाँ पे लेट्स से मैं कह देता हूँ मेरा कहीं 0 है। अगर तो आंसर -1 आ गया तो हम कहेंगे ये हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव होगा, यानी इसको हम कहेंगे ये हमारे पास परफेक्ट
नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आंसर एग्जैक्ट 1 आएगा तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर आर का आंसर यहाँ पर 0 आ जाता है तो हमें पता है कि 0 आएगा तो हम कहेंगे जी कि ये हमारा इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारा 0 कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये 3 बातें हैं। अब एक चीज़ को देखें, अगर तो मेरा आंसर -1 के नियर कहीं आ जाता है, यानी -1 के इर्द गिर्द कहीं आ जाता है, लेट्स से मेरा आंसर आता है -0.85 या हमारा आंसर आ जाता है लेट्स से -0.9, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास अगर -1 के करीब करीब आंसर आएगा तो हम कहेंगे ये हमारा स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। यानी नेगेटिव कोरिलेशन क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू है और -1 के करीब हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होंगी, राइट जी। इसी तरह हम ये कहेंगे अगर हमारा +1 के इर्द गिर्द कोई भी नंबर आ जाता है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा आ गया आंसर 0.8 या 0.9 या 0.99, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एग्जैक्ट 1 आएगा तो आप कहेंगे परफेक्ट है, -1 आएगा परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव की रेंज के इर्द गिर्द यानी 1 के इर्द गिर्द आ गया तो स्ट्रांगली पॉजिटिव, और -1 के इर्द गिर्द आ गया तो हमारे पास दूसरा हो जाएगा। इसी तरह हमारा 0 के इर्द गिर्द भी आंसर आएंगे जिनको हम मॉडरेट कहा करेंगे, ये हम आगे भी अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स से यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप इनको याद करें, मगर एक आइडिया लगाने के लिए आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन व्हाट, कि अगर आपका आंसर +1 है तो आप याद रखेंगे ये परफेक्ट पॉजिटिव है और एसोसिएशन है, यानी दोनों वेरिएबल्स का आपस में स्ट्रांगली कनेक्शन है। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब अगर 1.0 आ रहा है। अब देखें ये आंसर 0.8 से 1.0 तक, अब देखें कि 0.8 1 के बिल्कुल क्लोज है, यानी 0.8 से 1.0 हम कह सकते हैं 0.8 से आगे चलते रहें 0.8182, यानी 1 के आपके पास जो आंसर आएंगे देज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होंगे और इनमें एसोसिएशन भी होगी, रिलेशन भी होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं जैसे लेट से थोड़ा सा हम कम करते हैं 0.6 से 0.8 होगा। अगर आप उस नंबर लाइन को याद करें कि तो 0 से काफ़ी आगे है, 0.6 से 0.8 होगा, तब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ही होगा मगर वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वेरी स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ये 1 के बिल्कुल करीब करीब होगा। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा चलते हैं 0.4 से 0.6 तक होगा तो ये मॉडरेट होगा, यानी कम होता जा रहा है। पहले परफेक्ट था, परफेक्ट से फिर वेरी स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर थोड़ा सा और कम करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर थोड़ा सा और कम करेंगे तो ये हमारे पास मॉडरेट हो जाएगा। मगर देखें जैसे ही 0.2 से 0.4 पर जा रहे हैं तो ये वीक होना शुरू हो गया, क्योंकि ये जीरो कोरिलेशन के करीब जाता जा रहा है। ठीक है, वीक कब हो रहा है कि 0.4 से अगर आपका आर का आंसर 0.4 के दरमियान आएगा तो आप कहेंगे ये वीक कोरिलेशन है, इनमें एसोसिएशन फिर भी कुछ ना कुछ होगी। अब अगर 0.0 से 0.2 तक होगा तो वेरी वीक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये 0 के करीब जाता जा रहा है और इनमें कोई रिलेशनशिप आपको नज़र नहीं आएगा। अब हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, 0.0 से -0.2 तक होगा तो वेरी वीक होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। -0.2 से -0.4 या बाकी वैल्यूज़ को आप देखेंगे तो आपको इस टेबल में नज़र आ सकता है उसी तरह कि -1.0 पर ये परफेक्ट नेगेटिव है, -1 के करीब करीब देखें -0.8 से -1 ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा बैक जाएंगे स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन नंबर्स को याद करें, मगर आप ये ज़रूर कर सकते हैं, एक नंबर लाइन के ज़रिए आइडिया लगा सकते हैं कि परफेक्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है या वीक है। राइट जी, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ विजुलाइजेशन है पीयरसन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं पीयरसन कोरिलेशन जैसे मैंने पहले आपको बताया था, वो आपको क्या बताता है कि हाउ क्लोज द ऑब्जर्वेशन आर टू लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सॉरी, यानी क्या मतलब है कि आपकी जो लाइन के इर्द गिर्द जो पॉइंट्स हैं वो उस लाइन से कितना क्लोज हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें जिसको मैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस कह रहा हूँ, और यहाँ पे हम आर की वैल्यू एग्जैक्ट 1 रख रहे हैं जैसे मैंने पीछे बताया था। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी वजह से वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मगर यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रहे हैं,
एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन आ रहा है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ डायग्राम में जो लाइन आपको नज़र आ रही है वो बॉटम लेफ्ट हैंड से टॉप राइट हैंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट कर रहा है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब परफेक्ट क्यों है? अगर आप गौर करें तो इसकी तमाम के तमाम पॉइंट्स इस एग्जैक्टली लाइन के ऊपर मौजूद हैं, तभी तो ये परफेक्टली कोरिलेशन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर और नीचे डेविएट नहीं हुए हुए, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आपके पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को देखें तो अगर आर का आंसर आपका एग्जैक्ट -1 आएगा तो ये हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है मगर दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, मगर दोनों के दोनों एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेंड देखें तो लाइन जो है वो लेफ़्ट हैंड टॉप से राइट हैंड बॉटम की तरफ जाती हुई आपको नज़र आ रही है, और जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, इससे डेविएट नहीं हो रहे, इसलिए हमारे पास ये परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा, अगर पॉइंट्स एग्जैक्टली लाइन के ऊपर होंगे तो वो परफेक्ट होंगे, लाइन से डेविएट होंगे तो वो परफेक्ट नहीं होंगे। लेट्स से अब हम कुछ केसेस यहाँ पे लेते हैं। अगर आर की वैल्यू 0.5 और -0.5 के इन बिटवीन है, जैसे लेट्स से यहाँ से कंसिडर करते हैं अगर आर ग्रेटर देन 0.5 है, तो अब इमेजिन करें अपने जहन में कि 0.5 से कहीं ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि 0.5 से ऊपर जितनी वैल्यू होती हैं वो 1 के करीब आती हैं, मगर यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट्स भी, ठीक है, ये इससे क्लोज भी आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ दूर भी हैं कुछ क्लोज भी हैं। इसी तरह अगर लेस देन -0.5 होगी तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं वैल्यू बताऊं जी कि आपकी आर की वैल्यू जो है वो 0.3 से ग्रेटर होगी तो ये वीक हो जाएगा, क्योंकि लाज़मी बात है 0.3 जो है वो आपके पास 0 से कहीं क्लोज है। तो आप ये देखेंगे ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये लाइन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, इसलिए ये वीक है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी तो ये भी वीक नेगेटिव कोरिलेशंस आपको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।